वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। अब कहानी कुछ ये है कि मैं काफ़ी दिनों पहले जब मैंने एसईएल का एक टॉपिक अपलोड किया था तो उसके बाद मैंने गूगल पे कुछ चीज़ ऐसे ही रैंडमली सर्च कर रहा था तो मुझे एक खूबसूरत से सब कॉन्टिनेंट की पिक्चर नज़र आई। अब आपको टॉपिक से पता तो चल गया होगा कि आज हम न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अनवील कर रहे हैं। तो वो न्यूजीलैंड के हिसाब से ही थी। अब मैंने उनको ज़्यादा जानने के लिए यूट्यूब पे सर्च किए, वीडियोस देखे तो बहुत सी कई अनसुनी बातें अब मैंने आपसे सुनी, आपने किसी से सुनी, मुझ तक पहुंची है, मैंने आगे तक पहुंचाई। वो सारी बातें ऑथेंटिक प्रूफ तक तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी। मैंने फिर उसके लिए एक बुक पढ़ी, मैंने एक बासर राइटर्स की बुक पढ़ी। मैंने जब वो बुक पढ़ी उसका नाम था पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें ऐसी निकली जो मुझे समझ नहीं आई। अब हिस्ट्री एक लाजवाल टॉपिक है, आप किसी एक चीज़ पे उसको कवर नहीं कर सकते। मैंने फिर उसके लिए एक और बुक पढ़ी, पढ़ते पढ़ते वो तमाम चीज़ें मुझे 8 बुकों के अंदर कवर हुई हैं। कैन यू इमेजिन, 8 बुकों के अंदर मैंने जब वो कवर किए हैं तब जाके मुझे न्यूजीलैंड का फुल टॉपिक समझ आएगा न्यूजीलैंड क्या है। और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो 8 बुकें कौन सी हैं जिसकी बेस पे आज मेरा ये व्लॉग है, मेरा ये वीडियो है। मेरे पास से कोई भी बात नहीं है, सारी बातें उसके में से हैं जो इन बुक्स में लिखी हुई हैं और जो खुद वहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने लिखी हैं। तो गाइस, पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड, जो माइकल किंग ने 2003 में लिखी थी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड कीथ ने लिखी थी 1959 में। फिर कम ऑन शोर वो क्रिस्टिलियाना ने लिखी थी, थॉमसन 2008 के अंदर। पाथवे ऑफ द बर्ड्स एंड्रयू क्रो ने लिखी थी 2018 के अंदर। आइलैंड ऑफ लॉस्ट जॉन ड्रूट ने लिखी 2007 के अंदर। द स्टोरी ऑफ ट्रीटी क्लाउडियो ऑरेंज ने लिखी थी 1989 के अंदर। एंड द लास्ट बुक द माओरी द हिस्ट्री ऑफ लेगेसी ऑफ न्यूजीलैंडियंस 2018 के अंदर लिखी गई बुक। अब इन तब किताबों को पढ़ने के बाद, अब इन सब को पढ़ने के बाद जो स्क्रिप्ट बनी, जो मेरा माइंड बना, फिर मुझे समझ आया कि न्यूजीलैंड सब कॉन्टिनेंट कैसे और यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा। अब शुरू करते हैं शुरू से, दुनिया के पहले दिन से स्टार्ट करते हैं कि जब दुनिया का पहला दिन बना, जब दुनिया बनी तो कोई नहीं जानता, हर कोई की अपनी बहस है कि दुनिया कब बनी, कितने साल बने बने, कितने मिलियंस, कितने बिलियंस, कितने ट्रिलियंस। बट बुक्स के हिसाब से दुनिया जब बनी तो पहला जो एरा था, पहला जो सिस्टम बना वो था पेलियोजोइक एरा। अब उस एरा के अंदर ये था कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी था और कोई ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ खुश्की हो, सिर्फ समुद्री ही खिलकत थी बुक्स के हिसाब से। उसके बाद काफ़ी मिलियन सालों के बाद पानी पीछे जाने लगा और ज़मीन ज़ाहिर होने लगी, खुश्की आने लगी। कहलाता है मेसोजोइक, जिसके अंदर हमें मिलते हैं क्या नाम है उसका, डायनासोर्स और बहुत सी मखलूक ऐसी, सिर्फ जानवर। अब वो उसमें एक कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट का नाम था, इन दो एरा के बाद मेसोजोइक के अंदर एक कॉन्टिनेंट था, वो था सब कॉन्टिनेंट, जो बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट था वो था ज़ीलैंडिया। अब ज़ीलैंडिया के अंदर एक ये था कि ज़ीलैंडिया पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ था, उसका काफ़ी सारा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, बस उसका एक कुछ परसेंट ही था जो पानी से बाहर था, जो आज के ज़माने में न्यूजीलैंड कहलाता है। अब वो ज़ीलैंडिया था, वो भी कोई आम वो भी किसी आम कॉन्टिनेंट नहीं था, वो भी एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का वो था, हिस्सा था। और वो कॉन्टिनेंट है गोंडवाना। अब गोंडवाना जो कॉन्टिनेंट है वो सेंट्रल ईस्ट इंडिया से लेके वहाँ तक अमेरिका तक के जितने भी आइलैंड से अफ्रीका तक, वो तब बड़ा सुपर मैसिव सब कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर कितने आइलैंड और कितने कंट्रीज आते थे। अब इन दोनों की इस गोंडवाना सब कॉन्टिनेंट की एक मर्ज कॉन्टिनेंट था, वो कहानी शुरू होती है अब कुछ यूं। कुछ लोग, एक कबीला, एक ट्राइब, वो जो समुद्री साहली पट्टियों पर रहते थे। अब उस ज़माने की बात है, उन हज़ारों साल पहले की बात है, जब लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि हमारे बराबर वाले शहर में कौन रहता है। लोग वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था। अब उन हज़ारों साल पहले कुछ पॉलिनेशियंस लोग, अब पॉलिनेशियन क्या है? पॉलिनेशियन वो लोग हैं जो साहली पट्टियों पे रहा करते थे, ईस्ट ईस्ट इंडिया से लेके अरबियन साहिलों से लेके अमेरिका तक,
वेस्ट पैसिफिक तक वो हज़ारों आइलैंड जो एक ट्रायंगल बना है वर्ल्ड मैप के ऊपर, वो जो हज़ारों मर्ज आइलैंड में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे पॉलिनेशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं और पॉलिनेशियन पीपल्स कहलाते हैं। अब वो पॉलिनेशियन लोग एक कश्ती में बैठते सफ़र करना शुरू करते हैं समंदर में। अब समंदर में जब वो सफ़र करते हैं तो वहाँ पे अचानक से एक बारिश हो जाता है। समंदर अपने रंग से बाहर जान चला जाता है, समंदर अपना उसको भयानक रूप दिखाता है। जब बारिश होती है तो उनकी हालत हो जाती है ख़राब। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग कहाँ जाएंगे। वो निकले थे अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो बनबाशिंदों का आम होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, अपना हर 6 महीने के बाद नया घर ढूंढना। अब उनको घर तो नहीं मिल रहा था, अब उनको मौत नज़र आ रही थी। अब वो समंदर के बीचों बीच फंस गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी होगी। देखो, बनाने वाला दुनिया का तो अल्लाह ही है, बट हर एक का अपना अपना अकीदा है एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब उनका जो अपना अकीदा था वो नेचुरल गॉड्स का अकीदा था, पॉलिनेशियंस का। उन्होंने हर हिसाब से, हर मौसम के, हर नेचुरल के हिसाब से अपना अलग अलग वो बनाया हुआ था अकीदा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पॉलिनेशियंस जो है ना, वो आपने देखा होगा जो जंगली लोग होते थे जिनके मुंह पे टैटूज़ बने हुए हैं, वो अजीब व गरीब, वो जो अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, या वो अजीब व गरीब जंगली लोग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब उनमें से एक बंदा ताओ, अब जब बारिश होती है और जब तूफ़ान आता है, समंदर अपना रंग बदलता है, तो वो अपने खुदा, समंदरी खुदा से दुआएं मांगता है कि हमें यहाँ से आज़ाद करा। अब उनके रिलीजन पे तो हम आगे जाके बात करेंगे, बट उनका जो रिलीजन है वो मैंने आपको कहा नेचुरलिस्ट रिलीजन है। वो हर वो चीज़ जिसके अंदर सांस है सबको अपना खुदा मानते थे, और वो समंदर को भी अपना खुदा समझते थे। अब जब वो समंदर को अपना खुदा समझते थे तो उनके समंदर का नाम, खुदा का नाम था तंगारोआ। अब वो दुआ मांगने लगे कि तंगारोआ हमें यहाँ से बचा और हमें कहीं ले जा। तेज़ आंधी तूफ़ानों के बाद उनकी कश्ती टूट गई और वो किसी तरीके से साहिली पट्टी पे आ पहुँचे। जब वो साहिली पट्टी पे आ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ एक खूबसूरत सा टापू है, एक खूबसूरत सा आइलैंड है, और उसके चारों इर्द समंदर ही समंदर है। जब उस आइलैंड में वो पहुँचते हैं तो वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। वो वो एरा होता है जब वो पत्थरों के अंदर रहते हैं, जब वो समंदरों के अंदर के बराबर में जंगलों में रहते हैं लोग। वो लोग पहाड़ों में पहाड़ चीर के रहते हैं। अब जब वो न्यूजीलैंड पहुंचते हैं, न्यूजीलैंड के उस कॉन्टिनेंट में पहुंचते हैं, वो दुनिया का, वो इंसानों का पहला कबीला पॉलिनेशियंस का, पॉलिनेंट कंट्री पीपल्स जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे पहाड़ों में रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके उन्हीं लोगों की एक नई जो नए लोग होते हैं जो घर बनाते हैं, जो घरों में शिफ्ट होते हैं पहाड़ों से, जंगलों से, वो लोग होते हैं, उन्हीं की एंसेस्टर्स होते हैं, उन्हीं की पुश्त होती है पॉलिनेशियन लोगों की। वो अपनी कास्ट, अपना कबीला चेंज करके द माओरी ट्राइब बन जाता है। किताबों के अंदर ये लड़ना बहस है, ये है कि एक क्यूब नामी ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने ये दरियाफ्त किया न्यूजीलैंड के। किसी ने बोला कि भाई ये जेम्स ना अपना एबेल तस्माना, जो एक नीदरलैंड का, वो डच वो जो था एक्सप्लोरर, उसने दरियाफ्त किया। चलो हम कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब जब वो माओरी पीपल्स वहाँ रच बस गए तो किताबों के हिसाब से, 8 किताबों के हिसाब से 10th सेंचुरी के अंदर या 13th सेंचुरी के अंदर, इन दोनों में से किसी एक सेंचुरी के अंदर माओरी पीपल्स ने अपना वहाँ पे फुल सेटलमेंट कर लिया। अब उन्होंने वहाँ पे अपनी एक नई हुकूमत बना ली, अपनी नई वो एक ट्राइब बना ली। अब उनकी ट्राइब का नाम था ईवी ट्राइब। ईवी ट्राइब जो कंट्रोल करती थी उस वक्त के मामलात को। अब तब दूसरा रुख का हम तस्वीर का देखते हैं नीदरलैंड के अंदर। जब वाइकिंग्स के ज़माने में जब लोगों को नया नया चीज़, नए नए कंट्रीज़, नए नए आइलैंड्स एक्सप्लोर करने का तजस्सुस पैदा हो गया था, तो डच एक्सप्लोरर एबेल तस्माना, अब डच इसको क्यों कहते हैं, जैसे बरतानिया में मौजूद लोगों को लॉर्ड, सर, या पाकिस्तान में नवाब, चौधरी कहलाते हैं, तो वैसे ही नीदरलैंड के अंदर
नवाबों को डच कहा जाता है। अब वो डच साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर जो था एबल तस्माना, उसके कमांडर ने उसको एक दिन बुलाया और कहा कि सीनियर्स चाहते हैं कि आप जाएं, एक्सप्लोर करें, आप जाएं, देखें कि हमारी समुद्री साहिली पट्टियों के बराबर में, हमारे मुल्क के बराबर में क्या क्या कंट्रीज़, क्या क्या सिटीज़ हैं। अब जब वो सफ़र पर निकलता है अपनी सरकारी कश्ती लेकर, अब तब सरकारी प्रचारों तो थे नहीं, तो सरकारी कश्ती लेकर जब वो निकलता है तो वो समंदरी लहरों से लड़ता झगड़ता न्यूजीलैंड की पट्टी पे आ पहुंचता है। अब जब वो इतना खूबसूरत आइलैंड पे आके पहुंचता है तो वो देखता है कि इतना खूबसूरत आइलैंड और उस पर ये जंगली लोग रहते थे। हालांकि उनका कल्चर रिच था मौरी पीपल्स का, उसके कल्चर के बारे में बात करेंगे तो आपका होश उड़ जाएंगे, बट उस वक्त उनके लिए वो जंगली थे। अब वो जब वहाँ ये पहुँचता है तो वो एक 1649 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक लेटर लिखता है अपनी डच उस कंपनी को, अपनी नीदरलैंड को। वो बताता है कि मैंने एक नई चीज़ एक्सप्लोर की, हालांकि एक्सप्लोर की उन लोगों ने थी, इन्होंने अपने नाम पे बता दिया। तो 17th सेंचुरी के अंदर या 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के मिड के अंदर जेम्स कुक नाम की एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर वो आता है उसके खत पे और वो एक मैप बनाता है। दुनिया के उस मैप के अंदर न्यूजीलैंड के आइलैंड को वो डालता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों का आना जाना हो जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी एक आइलैंड है और यहाँ आने का कौन सा रास्ता है, किस तरीके से आया जा सकता है। वरना पहले तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि न्यूजीलैंड आइलैंड भी कोई चीज़ होती है। फिर कॉलोनीज़ बनना शुरू हो जाती है, ब्रिटिश लोग यहाँ आके रहना शुरू हो जाते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू हो जाते हैं, फ्रांस के लोग आना शुरू हो जाते हैं, इटली वाले आना शुरू हो जाते हैं, ग्रीस वाले आना शुरू हो जाते हैं, यूनान वाले आना शुरू हो जाते हैं, रशियन पीपल्स कॉलोनीज़ हो जाती हैं, एशियन कॉलोनीज़ हो जाती हैं, अमेरिकन कॉलोनीज़ हो जाती हैं। बहुत सी कॉलोनीज़ ने अपना वहाँ घर बना लेते हैं। अब न्यूजीलैंड जो सिर्फ माओरी पीपल्स का ट्राइब हुआ करता था, अब वो एक कंट्री बन चुका होता है मेजॉरिटी वर्ल्ड वाइड पीपल्स का। दुनिया भर के जितने भी लोग वो हिजरत करके आते हैं वो न्यूजीलैंड में रच बस जाते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड आज़ाद कैसे हुआ इनमें से, और न्यूजीलैंड की अपनी ऑन रेपो कैसे बनी। 1840 के अंदर क्वीन विक्टोरिया और न्यूजीलैंड के चीफ पोटेटो उसके बीच में एक बड़ा ट्राइब का, वो एवी ट्राइब का एक सरदार था, उसने क्वीन के साथ मिलकर ये सेटलमेंट किया, बरतानिया के चीफ्स के साथ मिलकर ये सेटलमेंट किया, जो ट्रीटी ऑफ वेंटेगा या ट्रीटी ऑफ वेंटेगी, वो एक मुआहदा कहलाता है कि आप न्यूजीलैंड खुद मुख्तार है, न्यूजीलैंड आपके अंडर नहीं है, आप रहना चाहते हैं तो आप रहें, हम अपनी खुद मुख्तारी में रहेंगे, हम अपनी खुद मुख्तारी में ही गवर्नमेंट चलाएंगे। फिर मौर्य पीपल्स जिसमें तादाद का ये मानना था कि हमें बादशाह की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारे कंट्री बिखर जाएगा या हमारे ट्राइब्स बिखर जाएंगे, हम ईवी ट्राइब ही सही है। पर फिर भी उन्होंने ये ज़रूरत महसूस समझी कि जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज़ का रद्द-ओ-अमल है और इससे पहले कोई हम पे हुकूमत करें, हमारी एक मोनार्की होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक अलग ही मतलब मोनार्की बनाई और मौर्य पीपल्स ने किंगडम का स्टार्ट कर दिया। और के 7 किंग गुजरे, जिसमें से जो पहला किंग था वो था, जैसे मैंने बताया, जिसने मुआहदा किया था, पोटेटो टी वेरो। वो 1858 में किंग बना और 1860 तक उसकी हुकूमत रही। उसके बाद ताहवेयो 1860 के बाद 1881 तक उसकी हुकूमत रही। फिर ताहवेयो डोम 1881 से लेकर 1933 तक उसकी हुकूमत रही। मोहाता 1933 से लेकर 1966 तक उसकी हुकूमत रही। एक तेरेंगो 1966 से लेकर 2006 तक हुकूमत रही। और तिहतिया पाकी जो अभी 2006 के अंदर जो प्रेजेंट किंग है न्यूजीलैंड का, माओरी पीपल्स का। अब 1947 के बाद माओरी पीपल्स न्यूजीलैंड फुल आज़ाद है। अब हर कोई बोलेगा कि वो न्यूजीलैंड जो है बरतानिया के ही बैनर के नीचे आता ज़रूर है, बट न्यूजीलैंड हर तरीके से उनसे आज़ाद है, अपना आगे फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी गवर्नेंस के लिए। 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद न्यूजीलैंड भी आज़ाद हुआ बाकी तमाम अपने कॉलोनीज़ से। न्यूजीलैंड की हम ज़बानों की बात करें तो न्यूजीलैंड में बहुत सी ज़बानें बोली जाती है।
जिसके अंदर उसकी जो पहली ज़बान जो है, जो उनकी नेशनल ज़बान है, वो है तीरे माओरी। वो ज़बान जो है वो माओरी पीपल्स की अपनी नेशनल ज़बान है, वो पोलिनेशियंस पीपल जो लाए थे। उसके बाद न्यूजीलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, और भी न्यूजीलैंड के फ्रांस बोली जाती है, रशियन बोली जाती है, पर जो मेन ज़बानें हैं वो तीन है, माओरी, मतलब माओरी ज़बान और इंग्लिश ज़बान। न्यूजीलैंड कल्चर के बारे में, कि न्यूजीलैंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, माओरीज पीपल्स का कल्चर इतना रिच क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है, और वो न्यूजीलैंड के लिए क्या लेके आया है जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, तो वो ऐसा कौन सा कल्चर यहाँ पे लेके आया। कल्चर की बात करें तो सबसे पहली बात आती है तामोको। अब तामोको जो है वो ट्रेडिशनल टैटू है। आपने इनकी शक्लों पे देखा होगा या इनकी बॉडीज़ पे देखा होगा, जिस तरीके के इनके टैटू बने होते हैं, इनके ट्राइब के, ईवी ट्राइब के निशान जो बने होते हैं, वो समझ ले इनका एक ट्रेडिशनल है, वो इनके लिए एक बहुत मौजज़ माना जाता है। उसके बाद कापाहाका जो है वो भी एक ट्रेडिशनल आर्ट है इनके लिए। एक ग्रुप परफॉर्म करता है, मिलके गाना गाते हैं, नाचते हैं और तालियां बनाते हैं और बजाते हैं, वेलकम करते हैं लोगों को, या वेलकम के लिए यूज़ किया जाता है कापाहाका। या उसके अंदर कोई मर जाता है इनका, जो फ्यूनरल्स के अंदर जो ये यूज़ करते हैं वो तांगी यूज़ करते हैं, या फिर वो उसके लिए यूज़ होता है, किसी वेलकम के लिए पौरी यूज़ होता है। अब वाइकेरियो जो है वो भी एक ट्रेडिशनल आर्ट है इनके लिए, जो वैरायटी ऑब्जेक्ट्स से यूज़ होते हैं, इनसे वो हाउस बनाते हैं, वो अपनी मतलब कैनन्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, और बहुत सी एक स्टाइलिश चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ल्ड को। ररंगा जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट है, और उसको यूज़ करते हुए वैरायटी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, क्लॉक्स बनाते हैं, और फ्लैग्स हैरक के बनाते हैं, जिसको नेटल कहा जाता है। माराई जो है वो ट्रेडिशनल माराई है। इनका एक और जो है, इस पर गेस्ट को वेलकम करने के लिए, वेलकम वेलकम को सेलिब्रेशन करने के लिए, और बहुत सी डाइनिंग हॉल या बिल्डिंग के लिए, मतलब वो मतलब किसी सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। अब पावरी की बात आती है तो वही वेलकम गाने, स्पीचेस, डांसेस एक मुनफरिद अंदाज में। तो इनका ये रिस्क एक, अब दुनिया भर के अंदर जो न्यूजीलैंड के अंदर जो हम आबादी के हिसाब से बात करें आज के ज़माने में, तो 71% यूरोपियन रहते हैं, 17% माओरी पीपल्स रहते हैं, 16% एशियन पीपल रहते हैं, पैसे के पीपल से आए हुए या मिडिल ईस्ट से आए हुए वो 9% रहते हैं, अफ्रीकन लोग 1.5% रहते हैं। और अगर हम वर्ल्ड ओवर की बात करें तो माओरी पीपल जो हैं 1.5 मिलियन के अराउंड हैं। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के 8,75,300 लोग जो हैं वो जून की सेंसस के हिसाब से इनकी 2021 में बताए गए माओरी पीपल्स रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1,20,000 रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 50,000 रहते हैं, कनाडा में 25,000, यूनाइटेड यूके में 15,000, और बाकी कंट्रीज़ में 10 लाख। 1.5 मिलियन से 2 मिलियन हो जाएंगे। अब जनाब, अब एंड ऑफ द पॉइंट हम बात करेंगे इनके मज़हब के बारे में, कि इनका रिलीजन क्या है। जैसे पहले मैंने बात की थी कि इनका एक नेचुरलिस्ट रिलीजन है। अब बताएंगे हम कि इनका रिलीजन क्या है। अब माओरी पीपल्स के रिलीजन के बारे में बात की जाए तो माओरी पीपल्स का जो रिलीजन है वो पॉलिनेशियंस का रिलीजन है। जैसे पॉलिनेशियन इनके एंसेस्टर्स थे, पॉलिनेशियन इनके बड़े थे, जिनसे ये लोग आगे आए, बाय बर्थ आए, तो जो उनका रिलीजन था इनका भी वही है। अब इनकी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि इनके गॉड्स और इनके रिलीजन, इनके बिलीफ्स क्या है। रिलीजन्स में, ट्रेडिशन में वैराइटीज़ ये है कि ये इनका कॉन्सेप्ट ये है कि स्पिरिचुअल पावर जो है, मतलब हर वो चीज़ जो सांस लेती है या जैसे वो उनको खतरा है, उनको सबको वो खुदा मानते हैं। जैसे कि जो इनका सुप्रीम लीडर है, मतलब हेड है, जो मानते हैं कि बस वो एक सुप्रीम है, बाकी सब उससे नीचे हैं, तो वो है एलो, जिसने सबको बनाया। उसके बाद दूसरे गॉड्स जिनमें मोमन के मौजूद है, रेगी न्यूई, वो स्काई को बाप मानते हैं, पापातुकेनु अर्थ को माँ मानते हैं, तेनी फॉरेस्ट को खुदा मानते हैं, तेंगोरा सी को खुदा मानते हैं, और तू मैतोंगा और जंग को खुदा मानते हैं। कुछ चीज़ें बताई, कुछ फ़िरके बताए, तो जैसे वो एक खुदा मानते हैं लो, वो एक सुप्रीम लीडर, इनका गॉड जिसने सबको पैदा किया।
उसके बाद उनके लिए ज़मीन के लिए अलग खुद उनकी माँ है, इनका फादर स्काई है, या इनकी वो जंग से इनको डर लगता है, जंग को खुदा मानते हैं, जंगल से इनको डर लगता है, जंगल को खुदा मानते हैं, टेबू पीपल्स हैं ये, टापुओं को ये लोग खुदा मानते हैं, स्कैरी नेस को खुदा मानते हैं, तो मच मोर। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो न्यूजीलैंड की एक्सप्लोरेशन पे ही था कि किस तरीके से न्यूजीलैंड डे 1 से लेके, वर्ल्ड के डे 1 से लेके आज तक चल रहा है और उसकी ओरिजिन कैसे हुई, वो कैसे एक्सप्लोर हुआ। तो अब 8 किताबों को एक स्क्रिप्ट बना के मैंने आपके सामने पेश किया। तो इसको अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि 8 किताबों में क्या ये लिखा था? 8 किताबों के अंदर ये नहीं लिखा था। 8 किताबों के अंदर इस मेरे एक एक लफ्ज़ की एक एक बुक की वजाहत लिखी हुई है। पर अगर वो मैं यहाँ बताने लग जाता हूँ, इनकी कल्चर को मैं डीप में जाता हूँ, इनके रिलीजन में डीप में जाता हूँ, इनकी लैंग्वेज की डीप में जाता हूँ, इनकी एक्सप्लोरेशन में डीप में जाता हूँ, इनके वाक़यात की डीप में जाता हूँ, तो जनाब बहुत से वीडियोस लग सकते हैं। बट बेसिक चीज़ ये है आपको बताना है कि न्यूजीलैंड की एक्सप्लोरेशन कैसे हुई और न्यूजीलैंड का कल्चर क्या था और आज तक न्यूजीलैंड यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है और जो मेरी 8 बुक्स का रिसर्च है अगर वो आपको पसंद आता है और कुछ नॉलेजेबल हो आपके लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा बेहतरीन एक नॉलेज वाली वीडियो आ सके। अब ये था न्यूजीलैंड का हमारा सब कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल सब कॉन्टिनेंट्स एरा जो था वो आपके सामने पेश किया गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।